न्यूमेरिकल्स, तो हमने उसमें से 4 न्यूमेरिकल्स पहले कर लिए थे। तो फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल है जी, इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ मास 4.9 10⁻⁻15 किलोग्राम। तो हमें जो मास गिवन है m, दैट इज़ 4.9 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम इज़ बैलेंस्ड बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स। अच्छा, इसको हमने बैलेंस किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में। इस बात का मतलब यूँ है कि आपने जिस तरह पढ़ा कि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड में, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज, खुद ब खुद वो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव करता है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। ये ऑयल ड्रॉप अपने वेट W इज़ इक्वल टू mg की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। जब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगी, द वेट एंड द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी तब ये ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड होगा, तब ये मूव नहीं करेगा। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ 750 वोल्ट, दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 750 वोल्ट्स। इफ़ एंड द स्पेसिंग बिटवीन देम इज़ 5 मिलीमीटर, कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस d है, दैट इज़ 5 मिलीमीटर। और 5 मिलीमीटर को हम चेंज करेंगे 5 इंटू 10⁻³ मीटर। दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट d, दैट इज़ इक्वल टू 5 मिलीमीटर, और मिली को चेंज कर दें, इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। रिक्वायर्ड हमसे है कि उस ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना है, Q इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट चलें तो हम इसका लिखते हैं जी फार्मूला यही है कि पार्टिकल तभी सस्पेंडेड होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल वो ऑयल ड्रॉप अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, बिकॉज इट इज़ मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स नेगेटिव को जब रिपेल करेगा तो इसे अपवर्ड पुश करेगा, तो ये फोर्स अपवर्ड है। अब फार्मूला पुट करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इज़ इक्वल टू QE, वेट W इज़ इक्वल टू mg। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिप्लेस करें तो Q इज़ इक्वल टू V ओवर D, E इज़ इक्वल टू V ओवर D, पोटेंशियल ग्रेडियंट mg। Q इज़ इक्वल टू mg d over v। सो Q विल बी इक्वल टू, वैल्यूज़ रिप्लेस करें सारी की सारी, मास 4.9 10⁻⁻15 किलोग्राम, यूनिट मेंशन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशंस में। G की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट दोनों प्लेट्स के दरमियान में 5 इंटू 10⁻³ और V पोटेंशियल दैट इज़ 750 वोल्ट्स। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 4.9 10⁻15 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 750। तो ये हमारे पास आंसर आता है Q इज़ इक्वल्स टू 3.201 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये है जी टोटल चार्ज जो उस पार्टिकल के ऊपर है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो ये था जी आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट हम चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है जी, द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज RC सर्किट इज़ T इज़ इक्वल्स टू RC। कि हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस को, जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कहा था कि एक कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होते वक्त जो टाइम लगाता है वो डिपेंड करता है द प्रोडक्ट ऑफ
आर एंड सी, द रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटेंस विच इज़ इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। इस चीज़ को हमने टॉपिक पढ़ते वक्त भी प्रूव किया। फिर अब इसको नेक्स्ट तकरीबन यही है, वेरीफाई दैट ओहम टाइम्स फैरेड इज़ इक्वलेंट टू सेकेंड। ओहम टाइम्स फैरेड का मतलब ये है कि हमने ओहम को मल्टीप्लाई अगर करें फैरेड के साथ, सो इट इज़ इक्वल टू सेकेंड। और दूसरी तरह जिस तरह फार्मूला लिखा है तो उसके हिसाब से यूँ लिखा हुआ है R मल्टीप्लाई बाय C इज़ इक्वल टू T। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप चाहें तो यूनिट्स कंपेयर कर दें, चाहें तो हम यूनिट्स की जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ फार्मूले को प्रूफ कर दें। तो ये है जी आपका एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। तो दोनों तरीके से मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। दोनों तरीके से अगर इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं जी RC से। अगर मैं फार्मूले के प्रूफ पे जाऊँ तो RC इज़ इक्वल टू T। मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड R रेजिस्टेंस और C दैट इज़ कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस के लिए अगर फार्मूला लिखें तो हमने पढ़ा था C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ Q ओवर V से, सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर R एज इट इज़, और इसको Q ओवर V को हमने रिप्लेस कर लिया। नेक्स्ट चीज़ हमने ओहम्स लॉ में ये पढ़ा V इज़ इक्वल्स टू IR। हमने ओहम्स में पढ़ा ओहम लॉ में V इज़ इक्वल टू IR, R से कैंसिल हो जाए तो ये रह जाता है Q ओवर I, और Q ओवर I करंट का फार्मूला हमने पढ़ा था I इज़ इक्वल्स टू Q ओवर T, Q इज़ इक्वल टू I इंटू T। तो Q इक्वल होता है IT के। अगर हम Q को रिप्लेस कर दें करंट इंटू टाइम से I इंटू T और नीचे IT एज इट इज़, करंट के साथ कैंसिल, तो सिर्फ रह जाता है यहाँ पर टाइम T। तो ये हमारा जी फॉर्मूला हो गया कि हमने RC से स्टार्ट किया, T पे ख़त्म कर दिया। सो वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड के रेजिस्टेंस टाइम कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टाइम, कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई करें इट इज़ इक्वल टू टाइम। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें है, नेक्स्ट चीज़ हमने प्रूफ करना है ओहम टाइम फैरेड इज़ इक्वल टू सेकेंड। तो ओहम टाइम फैरेड भी इसी तरह ही प्रूफ होगा, आप उसकी भी इसी तरह कंसिडर कर लें जी। फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो लिखा है जी ओहम इंटू फैरेड। नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करें फैरेड के बारे में हमने पढ़ा था इट इज़ इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। फैरेड को हमने पढ़ा जी कूलम पर वोल्ट, ओहम इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। ठीक हो गया। अब वोल्ट V इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था IR, एम्पेयर इंटू ओहम। एम्पेयर करंट का यूनिट एम्पेयर, R का यूनिट ओहम, क्योंकि आप इस V को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। I के लिए आप लिखेंगे एम्पेयर, रेजिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे ओहम, एम्पेयर इंटू ओहम। C इज इक्वल टू ओहम इज इक्वल इंटू C एज इट इज ओवर, वैल्यू पुट करें एम्पेयर इंटू ओहम, ओहम से कैंसिल, उसके बाद रह जाता है कूलम ओवर एम्पेयर। कूलम को हमने पढ़ा था एम्पेयर सेकेंड। कूलम भी यूनिट है चार्ज का, लेकिन चार्ज का जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है दैट इज़ एम्पेयर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, क्योंकि आपने यहाँ से Q को लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू IT, करंट का यूनिट एम्पेयर, टाइम का यूनिट सेकेंड, सो कूलम किसकी इक्वल होगा एम्पेयर सेकेंड। सो एम्पेयर सेकेंड ओवर एम्पेयर, एम्पेयर से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आता है सेकेंड विच इज़ इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। हेंस प्रूफ कि एम्पेयर टाइम्स सेकेंड हो, ओहम टाइम्स फैरेड हो तो वो सेकेंड की इक्वल होता है। और दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू T। ये थे जी हमारे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी अपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। एक्सरसाइज के अंदर जो पहला न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कंपैरिजन है। अब यहाँ पर जब भी कंपैरिजन की बात हो तो याद रखिएगा आपने दोनों चीज़ों की रेशियो कैलकुलेट करनी होती है।
ठीक है। अगर कंपैरिजन की बात हो तो दोनों चीज़ों की, जिन दो चीज़ों का कंपैरिजन कहा गया है उनकी रेशियो कैलकुलेट करनी है। फिर क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं कि अगर रेशियो कैलकुलेट करनी है तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, बाद में कौन सा लिखा जाएगा। तो उसमें याद रखिएगा जिस तरतीब से आपसे पूछा गया आपने बिल्कुल उसी तरह ही फॉलो करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, तो जिस तरह स्टेटमेंट में होगा हम उसी तरह पहले रेशियो से पहले उसी को लिखेंगे जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। लेट्स स्टार्ट। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है, न्यूमेरिकल नंबर 12.1 है जी ये हमारा। अगर इन दोनों को कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब रिक्वायर्ड क्या है, द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि बुक पे अगर आप देखें तो पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स का जिक्र है, बाद में ग्रेविटेशनल का है, तो मैंने पहले इलेक्ट्रिकल को लिखा, बाद में लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स का। एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है जी 10 ग्राम, और इस पे जो चार्ज है, द चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम ये इसका चार्ज हो गया बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ना, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर इसलिए लग रही है कि इसके साथ एक और चार्ज पड़ा है जो कि क्या है, आइडेंटिकल, बिल्कुल इस जैसा। बिल्कुल इस जैसे से मुराद कि इसका मास भी 10 ग्राम ही है, इसका चार्ज भी 20 माइक्रोकूलम ही है। तो इसके मास को m1, इसके चार्ज को q1, यहाँ पर मास m2, यहाँ पे चार्ज q2 के दो आपने चार्जेस रखे। दोनों चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। अकॉर्डिंग टू कूलम हर चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सेम इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने डिफाइन की, तो न्यूटन ने ये कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द रिपल्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर इनके मास भी तो है ना, तो इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी, तो वो फोर्स उसी तरह इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। The identical object that is placed 10 centimeter from the first, इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन गिवन है that is 10 centimeter। तो डाटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस डाटा को लिखें तो m1 हमें गिवन है m2 के विच इज़ इक्वल टू 10 ग्राम, और 10 ग्राम को अगर हम लिखें तो 10 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक हो गया, हमने उस ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया बाय अप्लाइंग अ प्रीफिक्स। आपने 10⁻³ किलो के लिए लगाया तो 10⁻³ उसको बैलेंस करने के लिए लगा दें। सो m1 will be equal to m2 which is equal to 10⁻² किलोग्राम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट चार्जेस, तो q1 is equal to q2, q1 is equals to q2 which is equal to 20 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, माइक्रोकूलम पहले इसको बेशक सिंपली उसी तरह लिख लें जिस तरह लिखी है वैल्यू 20 माइक्रोकूलम विच इज़ इक्वल टू 20 × 10⁻⁶ कूलम, बिकॉज माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁶। दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है वी कैन राइट द सिंबल r विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ 0.1 मीटर। तो ये हमारा डाटा हो गया कंप्लीट। अब हमने करना क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे, फिर हम इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे और दोनों को डिवाइड कर लेंगे। सो देयर विल बी द आंसर FE इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। आप उसको यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं K Q1 Q2 ओवर R²। FE इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें। K के लिए हम वैल्यू पुट करें तो K के लिए वैल्यू है 9 × 10⁹। चार्ज Q1 के लिए वैल्यू है 20 × 10⁻⁶। Q2 के लिए भी यही है 20 × 10⁻⁶। Q2 के लिए भी 20 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.1 स्क्वायर। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। सो इफ वी मल्टीप्लाई द पावर्स फर्स्ट, सो 10⁻⁹, 10⁻³
10⁻³ ये दोनों मिलके -12 हो जाएंगे ना। -12 में से 9 को माइनस कर दें, 10⁻³ रह जाएगा। तो 10⁻³, 9 2s are 18, 18 2s are 36, सो 36 इन दोनों के ज़ीरोस को 10⁻² ओवर 0.1 स्क्वायर 10⁻²। ठीक हो गया। नेक्स्ट 10⁻² को ऊपर स्विच कर दें, FE विल बी इक्वल टू 3 6 और ये पावर हो जाएगी 3 और 2 2 4 4 इंटू -3 10⁻⁻1 और इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू 360 कूलम्स। ठीक है, तो ये हमने कूलम में इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल ली। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने जो तरीक़ेकार यूज़ किया मेरी अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर हम अपना टाइम काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश करते हैं ताकि पेपर को जल्दी वाइंड अप किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी कैलकुलेशन जो दिखने में आसान है उनको खुद से सॉल्व कर लें। अब इन्हीं दोनों चार्जेस के दरमियान में हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg विल बी इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। Fg is equal to gravitational constant that is equal to 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट m1 फर्स्ट बॉडी का मास that is equal to 10⁻² kg, 10⁻² multiplied by m2 that is also 10⁻², d की वैल्यू 0.1 स्क्वायर। नेक्स्ट रह गई जी इनकी कैलकुलेशन। तो इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी आसान, सॉरी यहाँ पर 10⁻² है। नेक्स्ट Fg विल बी इक्वल टू 6.673 10⁻11 और ये -13 और ये मिला के -15 हो जाएगा। 11 13 और यहाँ तक 15 डिवाइडेड बाय 0.01 10⁻²। और अगर इसको मज़ीद बेहतर लिखें तो Fg विल बी इक्वल टू 6.673 10⁻13। ठीक है, और इसके साथ यूनिट हम मेंशन करेंगे न्यूटन बिकॉज इट इज़ अ फोर्स। नेक्स्ट चीज़ आ गई इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन। तो Fe पर Fg को डिवाइड कर दें। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सो यू कैन राइट इट एज बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 पे इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें। सो Fe ओवर Fg इज इक्वल्स टू Fe इलेक्ट्रिक फोर्स 360 ओवर 6.673 10⁻⁻13। तो अब इनको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे भी। 360 डिवाइडेड बाय 6.673 10⁻⁻13 तो हमारे पास आंसर आता है तकरीबन 5.4 राउंड ऑफ करके 5.39 आ रहा है मेरे पास आंसर। कंप्लीट है जी 5.394। तो मैं उसको 5.4 लिख रहा हूँ। 5.4 इंटू 10⁻14 और यूनिट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ रेशो एंड रेशो डोंट हैव यूनिट्स। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाते हैं रेशोस के केस में। नेक्स्ट हमारा जी न्यूमेरिकल नंबर 12.2। 12.2 न्यूमेरिकल इस बुक के चंद मुश्किल तरीन न्यूमेरिकल्स में समझा जाता है, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करें तो इसमें ज़रा भी मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। सिंपली हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होनी है और उसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब चार्जेस की बात कर रहे हैं तो बस गौर से देख लें, इधर यू आर टॉकिंग अबाउट अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, बस उसको देख लीजिएगा, वरना गलती आपसे इसके अलावा नहीं होती। तो इस न्यूमेरिकल को अक्सर मुश्किल कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। और इसको अटैम्प्ट करें ना करें, याद करें ना करें, लेकिन याद रखिएगा इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर इसका रखें पास, क्योंकि ये आगे आपके
कुछ MCAT में MCQs वगैरह पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि MCAT में तो आपको पता है कि ECAT और MCAT दोनों के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। खैर स्टार्ट करते हैं जी। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.2 के अंदर सबसे पहले है जी डायग्राम। वही डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि वो यूँ है कुछ कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज के करीब हमने दो और चार्जेस रखे। ये जो चार्ज है इसके साथ वैल्यू लिखी है दैट इज़ 4 माइक्रोकूलम। इस चार्ज के करीब दो और चार्जेस पड़े हैं, एक इस कॉर्नर पर है यहाँ पर। इस चार्ज का नाम है Q1 और Q1 के साथ जो वैल्यू लिखी है दैट इज़ 1 माइक्रोकूलम। दैट इज़ 1 माइक्रोकूलम। Q1 इज़ इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। इसके दूसरे एंड पर इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पर तकरीबन एक दूसरा चार्ज पड़ा है एंड दैट चार्ज इज़ Q2 विच इज़ इक्वल टू, उसकी वैल्यू है जी -1 माइक्रोकूलम। बस यही चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जब फोर्सेस की बात करेंगे तो इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इन दोनों के दरमियान में रिपल्सिव फोर्स होगी। सो अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान में मैं डिस्टेंसेस ड्रॉ करूं तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेंशन किया गया है, इट इज़ 1 मीटर। यहाँ पर भी इसी तरह जो डिस्टेंस मेंशन किया गया है दैट इज़ 1 मीटर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तकरीबन बनाने की कोशिश की गई है। और साथ A से B तक, ये है A, ये है B, A से B तक का डिस्टेंस दो हिस्सों में डिवाइड करके लिखा गया है। बहरहाल उसकी ज़रूरत है सच कोई नहीं है कि डिवाइड करके आप लिखें या पूरा लिखें। 1.22 बनता है, वो 0.6 है ना, और दरमियान में इनको यूँ सेपरेट करके यहाँ पर डिस्टेंस लिखा गया है 0.6 मीटर और इस एंड पर भी यहाँ पर लिखा गया है 0.6 मीटर। यहाँ पर पॉइंट है D और उस ऊपर पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है C का। अब हमने करना क्या है, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q एज शोन इन द फिगर। हमने इस चार्ज Q के ऊपर नेट फोर्स फाइंड करके बतानी है कि नेट फोर्स कितनी है। और ये जो वर्टिकल हाइट है ये भी हमें गिवन है, दिस वर्टिकल हाइट इज़ 0.8 मीटर। नेक्स्ट चलें तो हमें डाटा लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले ज़हन में रखिएगा, हमने जो फोर्स बतानी है ना, हमने फोर्स बतानी है डिटेल्ड फोर्स F की वैल्यू। फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स के दो हिस्से, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन थीटा। तो हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करना पड़ेंगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फ़ोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फ़ोर्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर फोर्स होगी अट्रैक्शन रिपल्शन की, यहाँ पर फोर्स होगी अट्रैक्शन की। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं डाटा कंप्लीट कर रहा हूँ। Q1 इज़ इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। Q2 इज़ इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। Q2 इज़ इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। तो Q2 की मैं वैल्यू लिखूँ तो Q2 इज़ इक्वल टू -6 कूलम। अच्छा, इस माइनस साइन की जो सिग्निफिकेंस है वो सुन लें। इस माइनस साइन की सिर्फ सिग्निफिकेंस इतनी है कि इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी। हम फार्मूलाज में किसी भी किस्म की माइनस साइन पुट नहीं करेंगे। जब हम नेट फोर्स फाइंड कर रहे होंगे हम माइनस साइन पुट नहीं करेंगे। इस माइनस साइन की सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी होगी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात है। हाँ, जहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाएगी वहाँ पर ज़रूर माइनस लगेगा। नेक्स्ट चीज़ चलें तो हम यूँ कह सकते हैं, यहाँ से A से C तक का डिस्टेंस है 1, इसको मैं R1 का नाम दे दूँ। हम ये कह सकते हैं R1 इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर। इसी तरह इस डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं R2 का, तो हम R2 के बारे में ये कह सकते हैं R2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 मीटर। नेक्स्ट Q विच इज़ इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। Q इज़ इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट इज़ हाइट 0.8 मीटर, इसको मैं H से ही लिख रहा हूँ 0.8 मीटर। इफ़ द एंगल थीटा इज़ ओवर हियर सो वी कैन से दैट, या यहाँ पर हो तो हम ये कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाली साइड क्या होगी, बेस। सो बेस वाली साइड आपको गिवन है 0.6
मीटर्स, और दोनों तरफ सेम ही है। यहाँ पर भी ये तो कॉमन हो गया, और इधर भी बेस यहाँ तक 0.6, यहाँ से यहाँ तक ये भी 0.6 मीटर्स ही है। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने रिक्वायर्ड पे। तो रिक्वायर्ड यहाँ पर हमारे से है रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स के केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे चलें तो सबसे पहले मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ बिटवीन Q1 एंड Q। फोर्स कौन सी होगी? रिपल्सिव कितनी होगी? तो वो कूलम्स लॉ को यूज़ करके हम फाइंड कर लेते हैं। F1 विल बी इक्वल टू K Q1 Q ओवर R1 स्क्वायर। ठीक हो गया? Q1 Q ओवर R1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें। F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q1। Q1 की वैल्यू हमें जो गिवन है दैट इज 10⁻6। Q की वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻6 R1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। इस सारे को सॉल्व करें। 9 4 36, F1 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय -6 -12 3 -3 10⁻3, और आप इसको यूँ लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 3.6 10⁻2 न्यूटन। यूनिट लाजमी साथ मेंशन करें। नेक्स्ट आ गया, हमने F2 कैलकुलेट करनी है। सेम इसी तरह F2 भी कैलकुलेट होगी। तो F2 कैलकुलेट करने के लिए F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें। F2 इज इक्वल टू K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय Q1। सॉरी, अच्छा यहाँ पर हम फोर्स फाइंड कर रहे थे Q2 और Q के दरमियान में, तो एक चार्ज Q और दूसरा Q2। तो Q की वैल्यू 4 इंटू 10⁻6, Q2 की वैल्यू वो 10⁻6। मैंने कहा यहाँ पर आप माइनस साइन पुट नहीं करेंगे, क्यों? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है। R2 स्क्वायर, तो R2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लें। ये सारी एंटिटीज़ सेम यही वाली हैं ना, तो यही हैं, तो आप लिख सकते हैं 3.6 10⁻2 न्यूटन। अब हमने फोर्स F1 भी कैलकुलेट कर दी, हमने फोर्स F2 भी कैलकुलेट कर ली। अब हमने क्या काम करना है? नेक्स्ट काम हमारा ये है, हमने इन्हीं फोर्सेस को ऐड अप करना है। तो हम फोर्स का x कंपोनेंट अलग से निकालेंगे, हम अपने रिक्वायर्ड फोर्स का y कंपोनेंट अलग से निकालेंगे। मतलब ये जो आप F फाइंड कर रहे हैं ना पूरा, ये F वेक्टर है, और F वेक्टर किसके इक्वल होगा? Fx प्लस Fy। हमने ये Fx फाइंड करना है, और Fx किस तरह फाइंड होगा? F1x प्लस F2x। ठीक हो गया? F1x प्लस F2x, मतलब मैंने फोर्स का अगर जो आंसर वाली फोर्स है उसका x कंपोनेंट निकालना हो, इट विल बी इक्वल टू F1x प्लस F2x। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो Fx इज इक्वल टू F1x। F1x इक्वल होगा F1 cos थीटा प्लस F2x विल बी इक्वल टू F2 cos थीटा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट Ax इज इक्वल टू A cos थीटा होता है। तो अगर A cos थीटा है तो आप ये फार्मूला पुट कर दें। अब F1 और F2 की वैल्यू सेम है, हमने ये cos थीटा फाइंड करना है, हमारे पास ये cos थीटा नहीं है। तो cos थीटा को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे tan थीटा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इससे हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y परपेंडिकुलर ओवर y कंपोनेंट ओवर x परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इन दोनों की वैल्यूज़ हमने डाटा में लिखी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर 0.8, जिसको हमने हाइट का नाम भी दिया, इसको p इज इक्वल टू h भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर या ओवर बेस, तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर लें, इट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर एज वेल। सॉरी, हाइट को लिखना है, सॉरी,
परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइट ओवर बेस, और बेस की वैल्यू है 0.6, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये हमारे पास आंसर आता है 53.1 डिग्रीज। इसका मतलब ये थीटा 53.1 है। पुट करें इस थीटा को, एफ एक्स इज इक्वल टू F1 हमने कैलकुलेट किया 3.6 10 माइनस 2, 3.6 10 माइनस 2 कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल 53.1 प्लस F2 की वैल्यू 3.6 10 रेज़ पर माइनस 3 कॉज ऑफ 53.1, तो कॉज ऑफ आंसर मल्टीप्लाई बाय 3.6 10 रेज़ पर माइनस 2 और प्लस यही फैक्टर इसके साथ ऐड होगा, तो हमारे पास जो नेट आंसर आता है, तो हमारे पास नेट आंसर एफ एक्स के लिए आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 0.0432 और यूनिट न्यूटन, और चूंकि एक्स एक्सिस है तो इसके साथ हम लिख रहे हैं आई कैप। तो ये हो गया हमारा फोर्स का एक्स कंपोनेंट। अब फोर्स के एक्स कंपोनेंट में हमने इन दोनों को ऐड इसलिए किया क्योंकि दोनों की वजह से इस चार्ज की मूवमेंट राइट साइड पे है। क्यों? ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये भी इधर को रिपेल कर रहा है, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक्स कंपोनेंट इसलिए हमने इसके ऐड किए थे। बट व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द वाई कंपोनेंट के केस में ये चार्ज इसको रिपेल किधर करेगा? वाई कंपोनेंट के केस में अपवर्ड, ये चार्ज इसको किधर मूव करवाएगा? डाउनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट। जब दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट होगी तब सिचुएशन कुछ यूँ होगी, एफ वाई विल बी इक्वल टू F1y माइनस F2y, वैल्यूज पुट करें, F1 साइन थीटा माइनस F2 साइन थीटा, जिसको मर्जी पहले लिखते हैं जिसको मर्जी बाद में लिखते हैं, इट डजेंट मैटर। F1 साइन थीटा F2 साइन थीटा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि F1 और F2 इक्वल है। तो वैल्यूज पुट करके अगर आपने करना है, वेल एंड गुड, नो इशू। F1 की वैल्यू 3.6 10 रेज़ पर माइनस 2, 3.6 यहाँ पर वैल्यू 10 रेज़ पर माइनस 2 है, 3.6 10 रेज़ पर माइनस 2 साइन ऑफ एंगल थीटा साइन ऑफ 53.1 माइनस यहाँ पर पुट करें 3.6 10 रेज़ पर माइनस 2 साइन ऑफ 53.1। ये वैल्यू और ये फैक्टर दोनों सेम है, कैंसल आउट करें तो फोर्स का वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, और साथ में लिख रहा हूँ इसके जे कैप, फोर्स का वाई कंपोनेंट जे कैप 0 के इक्वल हो गया। अब फोर्स किसकी इक्वल होगी? तो टोटल फोर्स इक्वल होगी एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, वैल्यूज़ दोनों की पुट कर दें तो फोर्स विल बी इक्वल टू 0.0432 आई प्लस एफ वाई जे 0 जे। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट क्या करना? फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर 0.0432 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर की कोई वैल्यू वक़्त नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी इक्वल टू 0.0432 न्यूटन। नेक्स्ट आ गया, हमने फाइंड करना एंगल थीटा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फोर्स y कंपोनेंट फोर्स x कंपोनेंट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 ओवर x कंपोनेंट 0.0432, तो tan इनवर्स ऑफ 0 क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आ रहा है, एंड tan इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। तो सारी की सारी फोर्स कौन से एक्सिस पर होगी? एक्स एक्सिस पर होगी। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये रिपेल करते हुए कि ऊपर की तरफ फोर्स होगी। ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स किधर होगी? डाउनवर्ड। क्योंकि दोनों की अट्रैक्शन और रिपल्शन एक जितनी है, तो वाई एक्सिस पर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं होगी। सारी की सारी फोर्स कौन से एक्सिस पर होगी?
एक्स एक्सिस पर होगी, वाई एक्सिस के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, सारी की सारी फोर्स कहाँ पर होगी जी, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये थे आपके जी पहले 2 न्यूमेरिकल और 7 एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी एग्जाम्पल नंबर न्यूमेरिकल नंबर 12.23 से लेकर 12.